लालची मटन वाला। श्याम और रमेश दोनों दोस्त थे। रमेश बकरियां पालता था और श्याम उससे बकरियां खरीदकर मटन बेचता था। श्याम ईमानदारी से काम करता था, पर रमेश हमेशा उससे जलता रहता था। एक दिन श्याम की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। वो खेलते खेलते अचानक से नीचे गिर जाती है। श्याम उसे अस्पताल ले जाता है। पूरी जांच होने के बाद डॉक्टर श्याम से कहते हैं, श्याम, तुम्हारी बेटी के दिल में छेद है, उसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए 10 लाख रुपए तुम्हें तुरंत जमा करने होंगे। 10 लाख रुपए सुनकर श्याम तो चकरा जाता है, पर वो हौसला नहीं हारता। श्याम पैसों का बंदोबस्त करने निकलता है। उसके अकाउंट में 5 लाख थे। उसे फिर से 5 लाख रुपयों की जरूरत थी। तब उसे अपने दोस्त रमेश की याद आती है। वो रमेश के पास जाता है और कहता है, रमेश, मेरी बेटी अस्पताल में है और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। प्लीज यार, मुझे 5 लाख रुपए दे दे। मैं मेहनत करके तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। क्या कहा? 5 लाख? श्याम, मुझे बुरा लग रहा है तेरी बेटी के लिए, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे माफ कर दे यार। श्याम उदास हो जाता है। तब रमेश को उसकी कुछ बीमार बकरियां दिखाई देती है। तब रमेश सोचता है, ये बीमार बकरियां है ना, इसका मटन बेचने के लिए कहता हूँ शाम को। उसके बदले में उसे पैसे दे दूंगा। श्याम ईमानदार है, उस पर कोई शक भी नहीं करेगा और मेरा काम हो जाएगा। फिर रमेश श्याम को रोकता है और कहता है, श्याम, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, पर तुझे मेरा एक काम करना होगा। मेरी बीमार बकरियों का मटन तुझे बेचना पड़ेगा। कई सारी बकरियां बीमारी से मरने वाली है, तो क्यों ना उसका मटन बेचकर पैसे कमाए जाए। नहीं रमेश, ये तू क्या कह रहा है? मैं ये बेईमानी का काम नहीं कर सकता यार। बेटी को याद कर श्याम, अब तो ईमानदारी छोड़ दे। क्या मिलेगा ईमानदारी करने से? लेकिन बेईमानी करेगा तो बेटी का इलाज कर पाएगा। श्याम बेबस था। वो न चाहते हुए भी रमेश की बात मान लेता है। रमेश श्याम को 5 लाख रुपए देता है। श्याम 10 लाख रुपए अस्पताल में जमा कर देता है और उसके बेटी का ऑपरेशन हो जाता है। उसकी बेटी ठीक हो जाती है। फिर एक दिन रमेश श्याम के पास आता है और कहता है, श्याम, तेरी बेटी ठीक हो गई, अब चल काम पर लगते हैं। रमेश उस दिन बीमार और मरी हुई बकरियां श्याम को देता है। श्याम उन बकरियों का मटन बेचकर पैसे कमाता है। इतना ही नहीं, श्याम गांव-गांव जाकर मटन बेचने लगता है। इससे उसे लाखों रुपए मिलते हैं। वो रुपए रमेश को दे देता है और कहता है, रमेश, ये ले पैसे। बेटी के लिए इतना बड़ा पाप कर दिया, पर आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा श्याम? अरे मैंने तेरा ये वीडियो बनाया है कि कैसे तुमने मरी हुई और बीमार बकरियों को काटा और उनका मटन बेचा। अरे रमेश, तू कैसा दोस्त है रे? अपने ही दोस्त की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अरे ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझा? चल अब जा यहाँ से। ऐसे ही अब रमेश रोज श्याम को बीमार बकरियां देता। रमेश श्याम की मजबूरी का फायदा उठाता है, उसे ब्लैकमेल करता है और रोज उसे बीमार और मरी हुई बकरियां देता। श्याम उन बकरियों का मटन बेचता और सारे पैसे लाकर रमेश को देता। श्याम पर किसी गांव वाले को शक नहीं हो रहा था। ऐसे में एक दिन गांव वाले मटन खाकर बीमार पड़ने लगते हैं। कोई उल्टियां करता तो किसी के पेट में दर्द शुरू हो जाता था। श्याम को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। मेरी वजह से ये क्या हो गया? अब मैं भगवान से कैसे नजरें मिलाऊं? श्याम की परेशानी उसकी बीवी सुनीता देख लेती है। क्या हुआ श्याम? आप क्यों ऐसे कह रहे हो? आखिर आपने ऐसा क्या किया? तब श्याम सुनीता को सारी सच्चाई बता देता है। ये तो रमेश ने अच्छा नहीं किया, दोस्त बनकर दोस्त को ही फंसा दिया। अब हम उन्हें भी फंसाएंगे। आप मैं जैसे कहती हूँ ना वैसे ही कीजिए। श्याम रमेश के पास आता है। सुनीता भी उससे छुपकर आती है। तब श्याम रमेश से कहता है, रमेश, अब मैं तेरे लालच में, तेरी बेईमानी में साथ नहीं देने वाला।
अब मुझे सजा भी हुई तो भी चलेगा। अच्छा, तो तू भूल गया कि तेरा वीडियो मेरे पास है। अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो इसका अंजाम पता है ना तुझे। ऐसा कहते हुए रमेश सारी बात बोल देता है और सुनीता वो सब रिकॉर्ड करती है। तब सुनीता सामने आती है और कहती है, देखो रमेश, बहुत हो गया मेरे पति को ब्लैकमेल करना। अब अगर आपने ये वीडियो डिलीट नहीं किया तो मैं मेरे पास का आपका ये वीडियो वायरल कर दूंगी। हमें तो सजा मिलेगी, लेकिन आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रमेश घबरा जाता है और तुरंत शाम का वीडियो डिलीट करता है। रमेश, अब हमें तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन हाँ, जितने भी लोग बीमार हैं ना, उन सब का इलाज तुम्हें करना पड़ेगा, समझे? रमेश सारे बीमार लोगों का इलाज करवाता है। शाम रमेश से रिश्ता तोड़ देता है और दूसरी बकरी सप्लाई से बकरियां लेकर अपना मटन का दुकान ईमानदारी से चलाने लगता है। नीति: लालची और बेईमानी दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जादुई खिचड़ी। एक समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। वो एक जमींदार के खेत में काम करता था। उसकी पत्नी सुमन और गोपाल दोनों बहुत ही मेहनती थे। दोनों मिलकर कठिन परिश्रम करते हुए जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन गोपाल खेत में काम कर रहा था, पर अचानक काले घने बादल छा जाते हैं। तेज बारिश होने के आसार दिखने लगते हैं। तब गोपाल काम छोड़कर घर जाने लगता है, पर तभी एक पेड़ के नीचे से आवाज आती है। पेड़ के पीछे जरूर कोई है जो मुसीबत में है। ऐसे गहरे बादल छाए हैं, तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। गोपाल पेड़ के पीछे देखता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत तड़प रही थी। वो जख्मी भी दिख रही थी। गोपाल उसे देखकर हैरान हो जाता है। माँ जी, आप मेरे साथ घर चलिए, यहाँ आपका रहना उचित नहीं है। गोपाल बूढ़ी माँ को सहारा देते हुए उसे घर ले जाता है। सुमन भी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। अरे आप ये किसे उठा ले आए हैं? कौन है ये और क्या हुआ है इन्हें? अरे पहले जाओ और पानी लेकर आओ। गोपाल बूढ़ी माँ के हाथ पैर को घिसना शुरू करता है। सुमन पानी लाकर बूढ़ी माँ को पिलाती है। बूढ़ी माँ के पैरों में घाव भी लगे थे। गोपाल उन घाव की मरहम पट्टी करता है। तब बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, पर अब मुझे जाना चाहिए। मैं चलती हूँ बेटा। नहीं नहीं माँ जी, बाहर बारिश शुरू हो गई है। आप ऐसे हालत में नहीं जा सकते। कल सवेरे चले जाना। मैं तो आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सुमन बूढ़ी माँ को रोक लेती है। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटी, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो मैं रुक जाती हूँ, पर बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिलता तो और भी अच्छा होता। ये सुनकर सुमन गोपाल को साइड ले जाती है और कहती है, अजी, अब क्या करूं? बूढ़ी माँ को तो रोक लिया, पर उन्हें खाने में क्या दूं? घर में बस अनाज और दाल पड़ी है, वो भी 2 मुट्ठी। कोई बात नहीं सुमन, इस अनाज से खिचड़ी बना कर दे दो, बूढ़ी माँ खा लेगी। आज के रात हम भूखे सो जाएंगे। सुमन उस 2 मुट्ठी अनाज से बूढ़ी माँ के लिए खिचड़ी बनाती है। बूढ़ी माँ वो खिचड़ी खाकर सो जाती है। सुमन और गोपाल भी उस रात भूखे सो जाते हैं। सवेरे जब वो जागते हैं तो बूढ़ी माँ वहाँ से जा चुकी थी। लगता है माँ जी चली गई। जाते वक्त एक बार मिल पाते तो अच्छा होता, पर चलो, हमें भी तो काम पे जाना है। चलिए जी, जमींदार ने कल ही कहा था कि कल जल्दी सवेरे आना काम के लिए। सुमन और गोपाल जल्दी से तैयार होकर खेत जाते हैं। खेत में काम करते हुए गोपाल और सुमन को एक पुराना बर्तन मिलता है, जिसे देखकर सुमन खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, आज तो मैं खिचड़ी इसी बर्तन में करूंगी। हम इस बर्तन को घर ले जाएंगे। अरे ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि खजाना मिल गया हो। ये तो मामूली बर्तन है, इसके लिए इतना क्या खुश होना? अरे आप नहीं समझ सकते। जमींदार गोपाल को खेत में काम करने के पैसे नहीं, बल्कि कुछ अनाज दिया करता था। शाम को वो दोनों अनाज और पुराना बर्तन लेकर घर आते हैं। सुमन बर्तन को अच्छे से साफ करती है
और उसमें खिचड़ी बनाती है। दोनों मिलकर वो खिचड़ी खाते हैं, पर जैसे ही उन्होंने वो खिचड़ी खत्म कर दी, वो बर्तन खिचड़ी से फिर से भर गया। ये देखकर वो चकित हो जाते हैं कि तभी उस बर्तन से उसी बूढ़ी माँ की आवाज आती है। तुम दोनों ने खुद भूखे रहकर उस दिन मेरी भूख मिटाई। ये उसी सेवा का इनाम है। ये एक जादुई बर्तन है और इसमें बनने वाली खिचड़ी भी जादुई है। आज से आपको कभी भी भूख से परेशान नहीं होना पड़ेगा। गोपाल और सुमन ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो गांव के भूखे लोगों को खिचड़ी खिलाने लगे। इस तरह से गांव के काफी लोग खिचड़ी खाने उनके घर भी आने लगे। जादुई खिचड़ी की वजह से गोपाल और सुमन के धीरे धीरे दिन बदल गए। बहुत ही जल्द उनका गांव में नाम होता है। जब ये बात जमींदार को पता चलती है तो वो तुरंत गोपाल के घर आता है और कहता है, अरे ओ गोपाल, ये जादुई बर्तन तो मेरा है, क्योंकि ये बर्तन तुझे मेरे खेत में मिला था। चल जल्दी से इस बर्तन को मेरे हवाले कर दे। गोपाल ने जमींदार को वो जादुई बर्तन दे दिया, पर जमींदार लालच में आकर गोपाल और सुमन को गांव से बाहर हकाल देता है। उनके जाने के बाद जमींदार सोचता है, अब जादुई खिचड़ी को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जादू का असर तो केवल गोपाल और सुमन के लिए था। जब जमींदार ने बर्तन में खिचड़ी बनाई तो बर्तन ने अपने जादू करना बंद कर दिया। जमींदार ने बहुत कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। अरे ये क्या, यहाँ लोगों की लाइन लगी है और ये जादुई बर्तन है कि काम ही नहीं कर रहा, अब क्या करूँ? तभी सामने से एक आदमी आता है और कहता है, जमींदार जी, ये जिसका बर्तन है ना, उसे ही सौंप दीजिए। आप जैसे लालची इंसान के लिए जादुई बर्तन काम नहीं कर रहा। तब जमींदार को उसके गलती का एहसास होता है। जमींदार गोपाल और सुमन को गांव वापस लाता है। उन्हें उनका जादुई बर्तन वापस करता है। गोपाल और सुमन फिर से उस बर्तन का इस्तेमाल करते हुए जादुई खिचड़ी बनाने लगे और भूखे लोगों को खाना खिलाने लगे।